हेलो माय स्टोरी लवर्स। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो है एक रहस्यमयी हवेली की कहानी। रहस्यमयी हवेली में दो चोरों की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। धूप तप रही थी और चारों ओर गर्म हवाएं चल रही थी। शहर के बाहरी हिस्से में एक कच्ची बस्ती थी जहाँ छोटे छोटे झोपड़े और छोटे छोटे घर बने हुए थे। किसी तरह लोग वहाँ गुजर बसर करते थे और रहते थे। उन्हीं में से एक घर था कमलेश और उसकी पत्नी मोहिनी का घर, जिनके दो बच्चे थे, पिंकी और रिंकू। वे चारों एक साथ खुशी खुशी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, सिर्फ पैसे थे। उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं था और उनकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ थी। लेकिन यह घर उनका था भी नहीं, बल्कि वो किराए पर रहते थे। किराया देने का भी कोई स्थायी जरिया उनके पास नहीं था। कमलेश एक मेहनती इंसान था। वह मिट्टी से बर्तन बनाता था, कुल्हड़, दिए, सुराही और हांडी। सुबह सवेरे उठकर वह अपने छोटे से चाक पर मिट्टी गूंथता, आकार देता और फिर उन्हें धूप में सुखाकर बेचने निकल पड़ता। कमलेश दिन भर मिट्टी के बर्तन रोड के किनारे बैठकर बेचता, लेकिन बहुत कम ही बर्तन बिक पाते थे, क्योंकि अब मिट्टी के बर्तनों को कौन पूछता था। उनकी जगह जो स्टील ने ले ली थी। लेकिन मोहिनी, उसकी पत्नी, हर हाल में उसके साथ थी। वह खुद भी जाकर दूसरों के घर बर्तन धोती, उनका खाना पका देती और अपने घर का भी काम करती और अपने बच्चों को भी संभालती। उनके जीवन में कोई विलासिता नहीं थी, सिर्फ ज़रूरतें थीं, और वो भी अधूरी। बच्चे भी जैसे समय से पहले ही बड़े हो गए थे। वे स्कूल जाते थे क्योंकि मोहिनी चाहती थी कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। लेकिन एक छोटे से स्कूल में ही उन्होंने दाखिला कराया था। उनके पास अच्छे स्कूल में भेजने के लिए पिंकी और रिंकू को अक्सर बच्चे स्कूल में चढ़ाया करते थे। अरे रिंकू, तेरी तो शर्ट फटी है। कोई कहता, अरे पिंकी, तेरे पास तो अच्छे जूते भी नहीं हैं। दूसरे बच्चे उन पर हंसते। वे दोनों चुपचाप सब कुछ सहते, क्योंकि वो जानते थे कि उनके घर की हालत क्या है। उनके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। वे इतना नहीं व्यवस्था कर पाते हैं जितना अन्य माँ बाप कर पाते हैं। स्कूल की फीस भी महीनों नहीं भर पा रहे थे वे लोग। कई बार प्रिंसिपल ने नोटिस भेजे, लेकिन मोहिनी हर बार कुछ दिन की मोहलत मांग लेती। वो खुद स्कूल जाती और टीचर से बात करती और कहती कि सर, कुछ दिनों में मैं पैसे ज़रूर व्यवस्था करके आपको दे दूँगी, मेरे बच्चों को पढ़ने दें। और फिर रोज़ की तरह एक दिन कमलेश सुबह बर्तन बेचने निकला था। सूरज ढलने लगा था और वह शाम हो चुकी थी। अब वह फिर खाली हाथ लौटा, और जब वह घर पहुंचा तो मोहिनी ने पूछा, कुछ बर्तन बिके? कमलेश ने थके हुए स्वर में कहा, नहीं, आज भी कोई खरीदार नहीं मिला। अब लोग मिट्टी के बर्तन लेते ही नहीं, सब स्टील और प्लास्टिक के पीछे भागते हैं। मोहिनी की आंखों में आंसू थे। बच्चे भूखे थे। कमलेश, आज मैं मंदिर गई थी तो वहाँ से थोड़ा प्रसाद मिला। बेचारे बच्चे वही खाकर सो गए। कमलेश चुप था। कुछ कहने को था ही नहीं उसके पास। क्या कहता? वो खुद टूटा हुआ था। पुरुष होकर भी वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहा था। वह जमीन पर बैठ गया और सिर झुका लिया। मोहिनी ने धीरे से उसके पास आकर कहा, कमलेश, हम कब तक ऐसे जिएंगे? कमलेश ने धीमे से जवाब दिया, जब तक किस्मत जागेगी नहीं। पर मैं हार नहीं मानूंगा मोहिनी। अगले दिन स्कूल में एक नया अपमान उनका इंतजार कर रहा था। प्रिंसिपल ने सब बच्चों के सामने पिंकू और रिंकू को बुलाया और तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी फीस समय पर नहीं आती, कपड़े भी तुम गंदे और फटे हुए पहनते हो। स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल है। तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से हमारे स्कूल की इमेज खराब होती है। मैं तुम्हें टर्मिनेट कर रहा हूँ। जाओ, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ो जाके। रिंकू ने हाथ जोड़कर कहा, सर, पापा बहुत गरीब हैं। थोड़े दिन की मोहलत मिल जाती तो अच्छा होता। लेकिन प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल कर रखी है क्या? ये स्कूल है, यहाँ समय पर फीस देनी पड़ती है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बच्चे रोते हुए घर लौटे। मोहिनी ने जब उन्हें रोते हुए देखा तो दौड़कर गले लगा लिया। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? रिंकू सब कुछ अपनी माँ को बताता है, और माँ सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं। मोहिनी की आंखें भर आई। कमलेश जब शाम को लौटा तो मोहिनी ने सारी बात बताई। कमलेश गुस्से में उठा और बोला,
हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। वह उसी वक्त स्कूल पहुंचा और प्रिंसिपल से मिलने गया। हाथ जोड़कर बोला, सर कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं फीस का इंतजाम कर लूँगा। प्रिंसिपल ने कठोर स्वर में कहा, अगर समय पर फीस नहीं भर सकते तो बच्चों को मत भेजिए। हमने पहले भी चेतावनी दी थी, यहाँ कोई दया नहीं चलती है। कमलेश अपमानित होकर लौट रहा था। सड़क पार करते समय वह सोच में डूबा था। अचानक एक ट्रक ने आकर उसे टक्कर मार दी। लोग दौड़े, उसे अस्पताल ले गए, लेकिन किस्मत का फैसला हो चुका था। डॉक्टर ने सिर हिलाया। कमलेश अब दुनिया में नहीं रहा। इधर मोहिनी को जब ये खबर मिली तो वह पागलों की तरह बच्चों और खुद को लेकर वहां से भागी, लेकिन कमलेश नहीं था। कमलेश के निर्जीव शरीर को देखकर वे लोग फूट फूट कर सिर्फ रो रहे थे, एक दूसरे के गले लगकर सिर्फ आंसू बहा रहे थे। उनके घर में अब कोई रोशनी नहीं थी, ना चूल्हा जलता था, ना कोई भविष्य दिखता था। कुछ दिनों तक वे लोग ना घर से निकले, ना कहीं गए, ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ घर में चुपचाप पड़े रहते थे। और कुछ ही दिन बाद उस घर का मालिक आया और बोला, किराया कब दे रही हो मोहिनी? अब तक तो बहुत देर हो चुकी है। अगर किराया नहीं दे सकती हो तो ये घर खाली कर दो, मैं किसी और को दे दूंगा। अब मोहिनी और उसके 2 बच्चे सड़क पर थे, न छत, न सहारा, न उम्मीद। लेकिन उसी क्षण एक भूली बिसरी याद उसके मन में आ चमकी। एक जर्जर सी हवेली कहीं दूर गांव में, क्या वही अब उनका ठिकाना बनेगा? शहर की चमकती सड़कों और भागती जिंदगी से दूर गांव की मिट्टी की एक सोंधी सी याद मोहिनी के मन में ताजा हुई। कमलेश की मृत्यु के बाद जब मोहिनी और उसके बच्चे बेघर हुए, तब उसे याद आया कि उसके ससुराल में एक पुरानी हवेली है जो अब वीरान पड़ी थी। वहीं उनकी आखिरी उम्मीद बची थी। मोहिनी ने बिना देर किए बच्चों के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। उनके पास कोई सामान नहीं था, कुछ पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें और कुछ ही घर का सामान था जो वे लेकर वहां पहुंच गए। गांव में प्रवेश करते ही बच्चों की आंखों में कौतूहल था। खेतों के बीच से गुजरती पगडंडियां, पोखर के किनारे खेलते बच्चे, दूर दूर तक फैली हरियाली उन्हें भली लगी। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। लेकिन मोहिनी की आंखें एक ही जगह ढूंढ रही थी कि हमारी पुरानी हवेली कहाँ है। हवेली अब जर्जर हो चुकी थी, वीरान थी और टूटी थी। उसके चारों ओर झाड़ झकाड़ उगाए थे, दीवारों के प्लास्टर भी गिर चुके थे, खिड़कियां भी धूल से अटी हुई थी। रिंकू ने पूछा, माँ हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए? मोहिनी ने जवाब दिया, बेटा शहर में कमाने गए थे, तुम्हारे दादी दादा यहीं रहते थे। जब वे चले गए तब से यह हवेली खाली पड़ी है। पिंकी ने कहा, माँ दिवाली आने वाली है, हम इसे साफ कर लें, यहीं रहेंगे। तीनों ने काम में जुटने का निश्चय किया। मोहिनी झाड़ू लेकर बाहर की सफाई में लग गई, पिंकी ने आंगन के पत्ते समेटे, रिंकू सीढ़ियों पर चढ़कर मकड़ी के जाले उतारने लगा। हवेली धीरे धीरे मानो जागने लगी थी। रिंकू और पिंकी की उत्सुकता भी बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी हवेली देखी थी जो उनकी थी। लेकिन अभी सफाई जरूरी थी। दोनों ने बाकी कमरों की सफाई भी शुरू कर दी। इसी बीच रिंकू को एक दरवाजा दिखा, बड़ा मजबूत, जो बंद था। उसने चौंक कर कहा, माँ ये कमरा बंद क्यों है? मोहिनी ठिठकी, बेटा ये कमरा तुम्हारी दादी के समय से बंद है, उन्होंने कभी नहीं बताया इसके अंदर क्या है, चाबी भी उनके पास ही रहती थी। दोपहर होते होते जब वे पुराने कमरे के पास पहुंचे तो एक ठंडी सी हवा बाहर आई। पिंकी ने डरते हुए कहा, भैया चलो ना अंदर चलकर देखते हैं यहाँ क्या है। रिंकू ने दिया जलाया और दोनों धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। रिंकू को यह अजीब लगा, चलो भैया देखते हैं। मम्मी ने मना किया है। रिंकू और पिंकी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वे चलते जा रहे हैं। दरवाजे के उस पर घुप अंधेरा था। कमरे से एक अजीब सी ठंडक बाहर आ रही थी और पिंकी ने रिंकू का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे कमरे के अंदर चलती चली गई। कमरे के एक कोने में मिट्टी की बनी एक बड़ी सी संदूक थी और जब उन्होंने उस संदूक का ढक्कन उठाया तो दोनों की आंखें चौंधी आ गई। अंदर सोने की ईंट, चांदी के बर्तन, पुराने सिक्के, कीमती पत्थर और उसके साथ एक पत्र भी था। रिंकू चिल्लाया, मम्मी जल्दी आओ। मोहिनी दौड़ती हुई कमरे में आई। जब उसने संदूक का खजाना देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतना सारा खजाना, हमें तो कभी पता ही नहीं था।
पिंकी ने धीरे से पूछा, क्या ये हमारा है माँ? मोहिनी ने उस पत्र को पढ़ा। पत्र में लिखा था कि यह खजाना पूर्वजों ने बुरे वक्त के लिए छुपा कर रखा था। अंतिम पन्ने पर लिखा था, जिस दिन वंशजों की आंखों से आंसू बहेंगे और भूख उनके बच्चों को सोने न देगी, उसी दिन यह खजाना उनके काम आएगा और इस खजाने पर उनका अधिकार होगा। मोहिनी ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अब समय आ गया है कि हम अपनी जिंदगी बदलें। ये सब तुम्हारे दादाजी की मेहनत का फल है। उस दिन के बाद हवेली की रौनक लौटने लगी। मोहिनी ने पास के गांव से अब कुछ मजदूर बुलवाकर हवेली की मरम्मत कराई। खिड़कियां, फर्श, दरवाजे सब कुछ नया हो गया। पिंकी और रिंकू ने पहली बार अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाया। एक बार फिर स्कूल जाने की उम्मीद जगी। लेकिन गांव में सबकी नज़र उन पर थी कि जब ये आए थे तब तो बहुत गरीब थे, लेकिन यहाँ आकर ये बच्चे और इनकी माँ इतनी अमीर कैसे हो गई। गांव की हवेली में अब चहल पहल थी। जहाँ एक समय मोहिनी और उसके बच्चों के पास 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था, वहीं अब हवेली में हर दिन किसी न किसी कारीगर की आवाज़ गूंजती। नया फर्नीचर, दीवारों पर रंगाई, झूमर की रोशनी, मानो खंडहर हवेली फिर से जीवित हो गई थी। पिंकी और रिंकू अब अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते और अब स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहिनी ने गांव के एक अच्छे से स्कूल में बच्चों का दाखिला भी करवा दिया और बच्चे स्कूल जाने लगे। लेकिन गांव में सब खुश नहीं थे, खासकर वही पड़ोसी जिनके साथ मोहिनी कभी मिलकर दाल चावल उधार मांगती थी। रामस्वरूप, जो हवेली के पीछे वाले खेत में रहता था, अपने दोस्त हरिया से बोला, हरिया, तूने देखा था ना मोहिनी के घर कैसी चमचमाती गाड़ी आई थी कल? इतनी जल्दी इतने पैसे आए कहाँ से इनके पास? हरिया चुटकी लेते हुए बोला, कहीं खजाना बजाना तो नहीं मिल गया? रामस्वरूप की आंखें लाल हो गई। मुझे शक है उस हवेली में कुछ छिपा है। चलो रात में चलकर देखते हैं। दोनों ने योजना बनाई। दिवाली की रात जब सभी पूजा और पटाखों में व्यस्त थे, तो वे दोनों उस मोहिनी, पिंकी और रिंकू पहली बार दिवाली बड़े धूमधाम से मना रहे थे। मोहिनी ने साड़ी पहनी, सुंदर लग रही थी। पिंकी ने फ्रॉक पहनी और रिंकू ने कुर्ता पहना। घर के बाहर दीप जलाए गए। अंदर लक्ष्मी पूजन की तैयारी चल रही थी। बच्चों ने पहली बार इतनी अच्छी दिवाली मनाई थी। रात के करीब 12 बजे रामस्वरूप और हरिया चुपके से हवेली की पिछली दीवार को फांद कर अंदर घुसे। दोनों के हाथों में टार्च थी और चेहरे पर लोभ की चमक। देखो यार, अंदर कितनी कीमती जो जरूरी सामान है, हरिया खुसफुसाया। जैसे ही उन्होंने पुराने कमरे की ओर कदम बढ़ाया, रिंकू की नींद अचानक खुल गई। उसने खिड़की से परछाइयों को देखा और समझ गया कि कोई तो हवेली में घुसा है। रिंकू ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि मोहिनी ने उसे सिखाया था कि खतरे के समय क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी हवेली के सामने आ गई और अंदर छिपे दोनों चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सुबह होते ही गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हुए, पुलिस से पूछताछ की कि अब क्या होगा। इंस्पेक्टर ने गांव वालों को बताया कि हाँ, हवेली में खजाना मिला है, लेकिन यह इनका पुश्तैनी खजाना है। कानून के हिसाब से अगर कोई सबूत मिले कि यह संपत्ति इनके पूर्वजों की नहीं है, तो सरकार इसमें दखल दे सकती है, नहीं तो ये खजाना इनका है और यही इसका इस्तेमाल करेंगे। चोरी की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। रामस्वरूप और हरिया को जेल भेज दिया गया। कुछ दिन बाद तहसीलदार और एक स्थानीय न्यायाधीश ने भी हवेली का निरीक्षण किया और पुरानी हवेली और उसका सारा खजाना उन बच्चों और उनकी माँ के नाम कर दिया गया। यह खजाना मोहिनी देवी के परिवार का पुश्तैनी खजाना था। सरकार इसमें कोई दावा नहीं कर सकी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। कुछ ने हाथ जोड़कर मोहिनी से माफी मांगी, कुछ ने ईर्ष्या को निगलकर मुस्कुराने की कोशिश की। मोहिनी ने सबको माफ कर दिया, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि दुनिया तब तक साथ नहीं देती जब तक आपकी जेब न भरी हो दोस्तों। और एक बार फिर से पिंकी और रिंकू ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन इस बार एक नए आत्मविश्वास के साथ।